आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SV-57 फैलन प्रोग्राम के बारे में। SV-57 फैलन को लेकर जब भी बातचीत होती है तो हम लोग यही जानते हैं कि मामला जो है भारत के रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुका है और इस पे भारत का रक्षा मंत्रालय कभी भी कोई बड़ा निर्णय दे सकता है। लेकिन एक बार फिर से SV-57 को लेकर एक नई डिबेट आई है सामने। आप डिबेट नहीं कह सकते बल्कि एक नया प्रस्ताव सामने आया है, जहां पर सेकेंड स्टेज SV-57 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए गए हैं। अब आइए जानते हैं बेसिकली ये सेकेंड स्टेज है क्या और क्यों इस समय डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको काफी गंभीरता के साथ देख रहे हैं। देखिए, ये अपग्रेडेड सेकेंड स्टेज वर्जन है जिसको SV-57 M1E के नाम से जाना जा रहा है। अब पुराने जो वेरिएंट थे उसमें भारत की कोई खास रुचि थी नहीं और भारत इसको अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन जब से रूस ने भारत को M1E ऑफर किया है, भारत की जो रुचि है अब वो बढ़ती जा रही है। मुख्यतः अगर हम M1E की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इंजन में। अभी तक जो इंजन ऑफर यूज़ किए जा रहे थे वो बेसिकली माना जा रहा है कि AL-41 ही थे, जिनमें हमें काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिल रहे थे। अब जो नए M1E इंजन है इनमें हमें मैक 1.6 तक की सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, वो भी बिना आफ्टर बर्नर्स के। इसके अलावा हमें 15 से लेकर 20% तक जो ज़्यादा थ्रस्ट है ये देखने को मिल जाता है। बेहतर एक्सेलरेशन और डॉग फाइट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, यानी ये ज़्यादा तेज़, ज़्यादा फुर्तीला और लंबी दूरी तक तेज़ रफ्तार बनाए रखने में अब सक्षम है। वहीं इसके स्टेल्थ में सुधार भी किया गया है। M1E की बात करें तो ये पुराने SV-57 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। पहले SV-57 की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि उसका जो गोल इंजन नोजल है वो उसकी जो रियल स्टेल्थ प्रोफाइल है उसको काफ़ी ख़राब कर रहा था और वो एक तरीके से रडार मैग्नेट के तौर पर कहा जाता था। लेकिन M1E में रीडिज़ाइन सेरेटेड या यूँ कह लें 2D नोजल्स हमें देखने को मिलती हैं, जो कि फ्लैट 2D नोजल्स हैं। ये उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आपको F-22 रैप्टर के डिज़ाइन में देखने को मिलता है। इसके अलावा इंजन स्ट्रक्चर और इनलेट जो गाइड वेन्स हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया गया है और इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम करने की कोशिश करी गई है, यानी अब इसका जो रियल एस्पेक्ट स्टेल्थ है ये बेहतर हो गया है। वहीं इसमें AI को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जी हाँ, इसमें AI और कॉकपिट अपग्रेड भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर छोटे डिस्प्ले को हटाकर एक बड़ा वाइड एरिया डिस्प्ले इंटीग्रेट किया गया है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो 360 डिग्री सेंसर डेटा दिखाता है ये भी अब इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, जहां पर पायलट एयरक्राफ्ट के आर पार भी अब देख सकते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। AI सिस्टम की बात करें तो ये 90% तक जो रूटीन टास्क है उनको संभाल सकता है और जो इसमें कौन सा थ्रेट है किसको प्राथमिकता देनी है ये डिसीजन लेने में भी ये सक्षम है। टारगेट एलोकेशन कर सकता है, सेंसर फ्यूजन को कंट्रोल कर सकता है। इससे पायलट का वर्कलोड ना सिर्फ कम होता है बल्कि निर्णय लेने की क्षमता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। SV-57 में एक और बड़ा अपग्रेड किया गया है, वो है रेडार सिस्टम की। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें तो SV-57 में सिर्फ अब एक्स बैंड रेडार नहीं बल्कि N036 वेल का ऐसा रेडार देखने को मिलता है जो कि पूरा रेडार स्वीट है। इसमें हमें एल बैंड रेडार एरेज देखने को मिलती है जो कि इसके विंग लोडिंग एज में होती है। एल बैंड रेडार की बात करें तो कम फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और माना जाता है कि यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 को डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत सरकार के पास इसकी बात हो रही है, रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स लगातार डिस्कशन में है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील संभव हो सकती है। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की पेशकश कर चुका है और अभी भारत इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत इसको लेकर गंभीर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बात अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के टेबल तक पहुंच चुकी है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में। इतना तो हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में एक लंबे अरसे तक सुखोई 30 MKI बैकबोन के तौर पर थे और रहेंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में है और इन्होंने जिस प्रकार की कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार की कैपेबिलिटी अपग्रेड इनको दी जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2040 के दशक में भी ये सर्विस में बने रहेंगे। लेकिन अब भारतीय वायुसेना जो 84 सुखोई 30 MKI विमानों को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने की तैयारी कर रही थी, जिसका इंतजार कर रही थी, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है। क्या अब भारत रूस के साथ एक पैरेलल अपग्रेड ट्रैक पर भी विचार कर रहा है? मतलब ये कि एक रास्ता स्वदेशी होगा जो कि HAL और DRDO की तरफ से तय किया जाएगा और दूसरा रास्ता रूस के साथ मिलकर के, ताकि अपग्रेड में देरी ना हो और लड़ाकू क्षमता में फर्क ना पड़े। आइए जानते हैं कि दोनों रास्तों की जरूरत क्यों है। देखिए, सुखोई 30 MKI में जो हम सुपर सुखोई अपग्रेड कर रहे हैं उसमें कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा लग सकते हैं।
और ये भी बात हम कर रहे हैं सिर्फ 84 विमान की। इसमें सिर्फ 84 विमान अभी कवर हो रहे हैं, यानी फिर भी हमें तकरीबन 175 जो Su-30 MKI हैं उनको बाहर ही रखना पड़ेगा। और अगर हम सिर्फ स्वदेशी रास्ता पर निर्भर रहे तो पूरी फ्लीट को अपग्रेड होने में अगला दशक भी लग सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए रूस ने भारत की मदद करने के लिए निश्चय किया है। रूस इस समय एक संभावित ऑफर को लेकर सामने आया है, जहां पर रूस ने इंजन अपग्रेड का जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है। जहां पर अभी सुखोई 30 MKI में AL-31 इंजन यूज हो रहा है, तो यहीं पर रूस ने AL-41 का प्रस्ताव सामने रख दिया है। AL-41 AL-31 की तुलना में ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट करता है, इसकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, और वहीं लॉजिस्टिक को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर चुनौती तो हो सकती है, लेकिन रूस ने इसका काट भी सामने रखा है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रूस जो है रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपग्रेड भी ऑफर कर रहा है, जहां पर उन्नत रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि Su-57 का भी पार्ट हो सकते हैं, ये भारत को ऑफर किए जाएंगे। अब यहाँ पर देसी सुपर सुखोई प्रोग्राम की बात करें तो हमने जैसा कि आपसे कहा कि मेंटेनेंस की चुनौती हो सकती है, तो ये चीज़ है AL-41 को लेकर के। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी। देखिए, फिलहाल तो सुपर सुखोई प्रोग्राम का नेतृत्व जो है वो DRDO और HAL की तरफ से किया जाएगा, जहां पर हमें विरूपाक्ष रेडार देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड हथियार देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जब बात इंजन की आती है तो आपको पता है कि Su-57 फैलन, जिसकी बात मैंने अभी करी, इसकी बातचीत ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंच चुकी है और इसे एक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में रूसी डेलीगेशन HAL के नासिक प्लांट पे गया था, जहां पर Su-30 MKI बनते हैं, और इंडियन एयरफोर्स के इस प्लांट पे या HAL के इस प्लांट पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो Su-57 ऑफर कर रहे हैं उसके साथ हमने यहाँ पर जो AL-41 इंजन है इसका प्रस्ताव भी रखा है, और हम ये पूरा भारत को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारत को लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर भारत क्या करेगा? देखिए, भारत ने इस पर टिप्पणी कुछ नहीं करी है, लेकिन अगर हम असली रणनीतिक लक्ष्य की बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम है। सुखोई 30 MKI हमारी बैकबोन है, और चीन और पाकिस्तान संभावित है कि दोनों मिलकर 5th जनरेशन प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे एयरक्राफ्ट का अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम समय में होना जरूरी है। इसीलिए देरी से बचने के लिए ये जो डुअल पैथ स्ट्रेटजी है, इसको रक्षा मंत्रालय गंभीरता से ले सकता है, और स्वदेशी और रूसी सहयोग से ये काम जल्दी पूरा होगा, इसकी भी उम्मीदें तेज हैं। भारत एक संतुलन बना रहा है, आत्मनिर्भर अपग्रेड के साथ साथ जो रशियन एडवांस टेक है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का, जिसमें इंजन और दूसरे टेक्नोलॉजी विकल्प भी शामिल है। इनका उद्देश्य सीख है समय बचाना और सुखोई 30 MKI को कॉम्बैट रिलेटेबल बनाए रखना। तो अगर CCS मंजूरी देता है तो ये भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक बड़ा फाइटर जेट अपग्रेड प्रोग्राम बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।